हेलो, नमस्कार सभी को। देखिए, अपन भौगोलिक विचारधाराएं और विधि तंत्र का जो पेपर है उसका अध्ययन कर रहे थे। और इसमें अपन ने भूगोल का अर्थ, भूगोल की प्रकृति, भूगोल की परिभाषाएं और भूगोल में जो नवीन प्रवृत्तियां हैं जो पिछले कुछ ही समय में शुरू हुई है, इन सब का अपन ने अध्ययन कर लिया है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतने टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। तो आज अपन इसी कड़ी में आगे बात करते हैं जो अपना अगला टॉपिक रहेगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो अगला टॉपिक है वो है भूगोल का उद्देश्य और प्रासंगिकता। तो इसकी आप हेडिंग लगाइए और अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, भूगोल का उद्देश्य की अगर अपन बात करें तो भूगोल का साधारणतः उद्देश्य अगर देखा जाए तो पृथ्वी तल पर जो भी चीज़ें विद्यमान है, जो भी तत्व है, चाहे वो जैविक हो अजैविक हो, जो भी तत्व है, उन धरातल पर उपलब्ध तत्वों का जो भौगोलिक रूप से अध्ययन करना है, ये इसका मूल उद्देश्य माना जाता है। क्योंकि भूगोल सदैव से ही मानव हित को ध्यान में रखते हुए प्रकृति का अध्ययन करने वाला विषय रहा है। ये हमेशा से ही मानव को ध्यान में रखकर, मानव की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, उसकी मांग को ध्यान में रखकर हमेशा से ही ये खोज करता आया है। और भूगोल के अगर अपन मुख्य उद्देश्य को देखें साधारणतः, तो यहाँ भी अपन को सामान्यतः अर्थ में ये पता चल जाता है कि भूगोल का मूल उद्देश्य मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों की व्याख्या करना है। और उसमें भी ये इन दोनों के मध्य जो अंतःक्रियाएं होती है उसको विशिष्टता के साथ में उसका विश्लेषण करते हुए उसका अध्ययन है वो करता है। तो अपन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर विद्यमान भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करना है। मतलब भूगोल का प्रधान उद्देश्य क्या है? धरातल पर जो भी भौगोलिक तथ्य विद्यमान है, जो किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे पर्वत, पठार, मैदान, उच्चावच हो सकता है, या प्राकृतिक रूप से वनस्पति पाई जाती है, जलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें धरातल पर जो भी उपलब्ध है, उन सब का अध्ययन करना क्या है? भूगोल का उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत धरातल के विविध तत्व, मतलब अनेक प्रकार की जो तत्व है, वो क्षेत्रीय वितरण का वर्णन मात्र नहीं है। मतलब ये जो अध्ययन अपन कर रहे हैं भौगोलिक तथ्यों का भूगोल में, ये केवल उन तथ्यों का जो क्षेत्र विशेष पर जो पाए जा रहे हैं उनका अध्ययन वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके स्वरूप और उत्पत्ति का विवरण भी प्रदान करता है। बल्कि जो तथ्य धरातल पर जो देखने को मिल रहे हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनका स्वरूप किस प्रकार का है, किस रूप में वो है, ये सारे जानकारियाँ भी क्या है भूगोल अपने को उपलब्ध करवाता है। ये भूगोल का उद्देश्य है। जैसे अपन देखते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है। तो अगर भूगोल केवल क्षेत्रीय विवरण मात्र तक ही सीमित होता तो भूगोल केवल यही बताता कि यहाँ मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ की जलवायु इस प्रकार की है और यहाँ की वनस्पति अर्थव्यवस्थाएँ इस प्रकार की है। लेकिन भूगोल अपन को ये भी बताता है कि यहाँ मरुस्थल बना कैसे, प्रारंभ में यहाँ मरुस्थल नहीं था, क्या क्रियाएं घटित हुई कि इसकी उत्पत्ति हुई, और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, वो सारी भी अपन को ये बता रहा है। इसी प्रकार से अरावली को आप देख सकते हो, केवल ये ही नहीं बताता कि अरावली की स्थिति यहाँ पर है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बल्कि ये भी भूगोल ही बताता है कि अरावली बनी कैसे, कब बनी, क्या क्रियाएँ घटित हुई। ठीक है, तो आगे देखिए, भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय संसार के रूप में करते हुए स्थानिक भिन्नताओं तथा समाकलन को समझना भी भूगोल का उद्देश्य है। देखिए, भूगोल का अध्ययन अपन करते हैं, भूगोल को अपन पढ़ते हैं, भूगोल विषय के रूप में चल रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि एक तो क्षेत्र विशेष में जो स्थानीय रूप से कुछ विविधताएं देखने को मिलती है, हर क्षेत्र की अपनी कुछ पहचान होती है, उनका अध्ययन किया जाए। और इन सारी विभिन्नताओं का अध्ययन किसको आधार मान के? मानव को आधार मान के, कि ये मानव के लिए कैसे उपयोगी है, क्या इनका प्रभाव है, कैसे ये मानव के आगे कारगर सिद्ध हो सकती है। और साथ में समाकलन को समझना, मतलब उनके साथ में सारों का एक साथ विभिन्न क्षेत्रों की विषमताएं, समताएं जो भी है उनका एक साथ अध्ययन किया जाता है, एक दूसरे के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये भूगोल का
प्रधान उद्देश्य है वो माना गया है। देखिए भूगोल का जो उद्देश्य है इसकी अपन सामान्य अर्थों में बात कर ली, लेकिन कुछ विद्वान है जिनकी परिभाषाएं के रूप में उन्होंने जो विचार दिए अपन उद्देश्य के संबंध में, उनको भी अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं अपन हेटनर महोदय की। हेटनर महोदय ने क्या कहा है भूगोल के बारे में कि भूगोल का उद्देश्य अगर देखा जाए तो भूगोल का उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी का क्षेत्रीय वर्णन प्रस्तुत करना। मतलब इन्होंने कहा है कि भूगोल पृथ्वी का क्षेत्रीय वर्णन प्रस्तुत करता है और इसका यही उद्देश्य है। और क्षेत्रीय वर्णन प्रस्तुत कैसे करता है कि कोई क्षेत्र विशेष पर किस प्रकार की दशाएं हैं, भौतिक दशाएं हैं, जैविक दशाएं हैं, मानवीय दशाएं हैं, तो किस प्रकार की है, और दूसरे स्थान पर किस प्रकार की है, फिर तीसरे स्थान पर किस प्रकार की है। तो भूगोल ये क्षेत्रीय जो भी क्षेत्र है उनका सारा का सारा संपूर्ण विवरण है वो अपने को प्रदान करता है। तो ये सारा इस परिभाषा में संपूर्ण चीज़ सन्निहित हो गई। बहुत कम शब्दों में इन्होंने पूरी बात बता दी कि जो भी धरातल पर पृथ्वी पर जो भी चीज़ है उसका सारों का वर्णन कौन कर रहा है, भूगोल कर रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए आगे देखिए, ये हो गई अपने हेटनर की बात। अब बात करते हैं आगे, दूसरा विद्वान है कार्ल रेटर। इन्होंने भी कुछ बात कही है इसको लेके। तो इन्होंने जो अपनी बात की वो मेंशन कहाँ पे की है, इन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा था जिसके बारे में आप सब जानते हो, अर्धकुंडे नाम का ग्रंथ था। इन्होंने इस ग्रंथ में भूगोल का उद्देश्य बताते हुए क्या कहा है कि भूगोल संपूर्ण पृथ्वी तल पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक उपज की वस्तुओं, मतलब भूगोल क्या है, धरातल है, पृथ्वी का जो तल है जिस पर अपन निवास कर रहे हैं, यहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, जो प्रकृति ने बनाए हैं, जैसे यहाँ का धरातल है, यहाँ की वनस्पति है, यहाँ की मिट्टियाँ है, यहाँ पर जलीय जो संसाधन है, ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक उपज, सांस्कृतिक उपज में जो वो सारी चीज़ें आ जाएगी जो मानव ने तैयार की है, जैसे भवन है, सड़कें हैं, पुल है, बांध है, ये सारी चीज़ें सांस्कृतिक हो गई। तो पृथ्वी तल पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक उपज की वस्तुओं कोमा भौतिक और मानवीय दशाओं, तो मतलब सांस्कृतिक उपज और प्राकृतिक उपज में भौतिक और मानवीय दोनों चीज़ें आ गई। तो इनका क्या है, सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। मतलब इनका एकदम अपन को वास्तविक जो ज्ञान है वो उपलब्ध करवाता है कि किस स्थिति में है। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं अपन हार्टशॉन महोदय की। तो इन्होंने क्या कहा है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक विधि से विवरण करना तथा विकास में योगदान देना है। ठीक है, समझिए, लाइन लिख लीजिए आप। हार्टशॉन महोदय ने भी भूगोल का उद्देश्य बताते हुए लिखा है कि, अब आगे शुरू करते हैं। देखिए भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का, भाई अध्ययन तो किसका कर रहा है, पृथ्वी का कर रहा है, लेकिन किसके रूप में, मानवीय संसार के रूप में। आधार किसको लिया है, मानव को। मतलब मेन जो टारगेट रहेगा, मेन जो लक्ष्य रहेगा वो मानव रहेगा। बातें सारी मानव के फ़ायदे या नुकसान के संदर्भ में ही की जाएगी। तो पृथ्वी का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक विधि कौन सी होगी, क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से और तर्क के साथ। प्रत्येक चीज़, कोई चीज़ कैसी है तो क्यों है,
ठीक है। तर्क के साथ वैज्ञानिक विधि से विवरण करना, मतलब उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना, और विकास में योगदान देना है। मतलब जो चीज़ें जिस रूप में हैं वो उनकी जानकारी भी देगा, और उन चीज़ों को और ज़्यादा किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है, उनमें किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है, इसके बारे में भी अपना जो ज्ञान है वो मानवों को ये उपलब्ध करवाता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी। देखिए फिर आगे नेक्स्ट है डडले स्टैम्प के अनुसार, डडले स्टैम्प के अनुसार देखिए इन्होंने क्या कहा है कि भूगोल का उद्देश्य मानव और मानव के वातावरण के साथ संबंध स्थापित करना है। देखिए यहाँ पहला मानव तो मानव मनुष्य खुद के लिए काम में लिया है, और दूसरा शब्द मानव का वातावरण, मतलब जिस क्षेत्र में मानव निवास कर रहा है, जो उसने वातावरण अपने आसपास तैयार किया है, जिसमें भौतिक सांस्कृतिक दोनों चीज़ें सम्मिलित हैं। तो भूगोल का उद्देश्य क्या है, जो जिस क्षेत्र में जो मानव निवास कर रहा है उसका वहाँ के वातावरण के साथ में, वहाँ के भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के साथ में किस प्रकार का संबंध है, इसकी जानकारी ये अपने को उपलब्ध करवाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इस प्रकार सारांश रूप में देखा जाए तो भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय या स्थानिक विभिन्नताओं के संदर्भ में जैविक और अजैविक तथ्यों का अध्ययन करना है। यहाँ आप तथ्य लिख सकते हैं और यहाँ स्लैश लगा के आप तत्वों भी लिख लेना। ठीक है, दोनों बातें आ जाएगी। तो अपन सारांश रूप में क्या कह सकते हैं कि भूगोल का उद्देश्य क्या है, पृथ्वी तल या धरातल पर जो भी क्षेत्रीय विविधताएँ देखने को मिल रही है, और जो भी जैविक और अजैविक तथ्य वहाँ पर मिल रहे हैं, जो एक स्थान पर है दूसरे पर नहीं है, इन सारों का अध्ययन है या इन सारों की जानकारी है, ये अपन को भूगोल है वो उपलब्ध करवा देता है। तो यही इसका उद्देश्य है कि ये अपने को जानकारियाँ एकत्रित करके अपन को पहुँचाता रहे, अपने को इसके बारे में ज्ञान करवाता रहे। ठीक है, तो ये जो अपन ने ऊपर सारी परिभाषाएँ देखी है, अपन ने सामान्य बात की। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए, अपन इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इनको अगर अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, कुछ बिंदु निकल के आते हैं इन परिभाषाओं में से, जिनके बारे में भी अपन को भी बात कर लेनी चाहिए कि इनका क्या महत्व है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए पहला पॉइंट आप यहाँ एरो लगा के भी लिख सकते हैं, या पॉइंट बनाना चाहे तो आप पॉइंट भी बना सकते हैं। इन सारी परिभाषाओं को अगर अपन समझे तो देखिए पॉइंट निकल के आते हैं, उनकी बात अगर कर लेते हैं। तो पहला क्या पॉइंट है, धरातल पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नता के कारण उत्पन्न, मतलब धरातल पर हर जगह समान चीज़ नहीं है, क्षेत्रीय विषमता भिन्नता पाई जाती है, और इस भिन्नता के कारण जो चीज़ तैयार हुई है वो क्या है, उत्पन्न सांसारिक रूप से दृष्टिगोचर होने वाले तत्वों को समझना और मानव तथा भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या करना। देखिए इसमें भी काफ़ी बड़ा भावार्थ निहित है। तो क्या समझ में आ रही बात आपके, एक बार आप इसको देखें, अपने आप समझने का प्रयास करो एक बार इसको। बहुत इजी लैंग्वेज है। पल्ले पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, चलो देखते हैं, मैच करते जाना आपको कितना समझ में आया उससे। धरातल पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नता, मतलब हर जगह समान चीज़ नहीं है, कहीं पर कुछ अलग है तो कहीं पर कुछ अलग है। इसके कारण उत्पन्न सांसारिक रूप से दृष्टिगोचर होने वाले तत्व। अब भाई हर जगह अलग अलग चीज़ें विद्यमान है, तो जो चीज़ जहाँ पर विद्यमान है वहाँ पर अगर कुछ मानव नया निर्माण करेगा तो जो स्थानीय रूप से जो चीज़ें उपलब्ध है उन्हीं के आधार पर करेगा। जैसे मान लो मकराना का क्षेत्र है, यहाँ मार्बल निकलता है, तो ज़्यादातर घरों में यहाँ क्या है, मार्बल का यूज होगा।
वहीं अगर जालोर साइड में अगर अपन देखें तो जहाँ ग्रेनाइट निकलता है वहाँ ज़्यादातर ग्रेनाइट का यूज करेंगे। इसके विपरीत अगर अपन देखें कोई क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर ये दोनों ही नहीं निकल रहे तो वहाँ ज़्यादातर अफोर्डेबल चीज़ टाइल होगी तो उसका यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी वजह से देखिए क्या होता है कि जो वहाँ पर तत्व निर्मित होंगे, जो सांस्कृतिक निर्माण वहाँ पर होगा वो उन्हीं के अनुरूप होगा। ठीक है, तो इन निर्मित होने वाले तत्वों को समझना और मानव और भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या करना। ठीक है, एक तो इसके बारे में अपन को जानकारी देगा, दूसरा वहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष में जो मानव निवास कर रहा है उसका वहाँ के पर्यावरण के साथ में किस प्रकार का संबंध है उसकी भी अपन को जानकारी देता है। मतलब वो पर्यावरण का मानव दोहन अत्यधिक तो नहीं कर रहा है, या वहाँ का पर्यावरण मानव के विपरीत तो नहीं है, मानव के रहने के अनुकूल है या नहीं है। ये सारी चीज़ों की जानकारी अपन को कौन देता है? भूगोल। ठीक है, नोट कीजिए इसको। फिर अगला पॉइंट देखिए, भौगोलिक वातावरण की व्याख्या पारिस्थितिकीय रूप में करना। मतलब जो भी भौतिक वातावरण, जो भी प्राकृतिक पर्यावरण कहीं पर उपलब्ध है तो वो पारिस्थितिकीय रूप में उसकी व्याख्या की जाती है। वहाँ की जीवों और पर्यावरण के बीच में किस प्रकार का संबंध है उन सारों का ये अपन को ज्ञान करवाता है। यहाँ अपन ने देखिए केवल मानव की बात की थी, मानव और मानव के द्वारा निर्मित तत्वों की। यहाँ अपन पारिस्थितिकी रूप से बात करें मतलब इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, जैविक और अजैविक घटक। तो वहाँ का जो क्षेत्रीय वातावरण है उसमें जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं उनके बारे में अपन को सारी जानकारी ये उपलब्ध करवा देता है। फिर नेक्स्ट है, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर मानचित्रों, शब्दों और चिन्हों के द्वारा आदि के द्वारा वास्तविक ज्ञान का प्रदर्शन करना है। ठीक है, अब देखिए भूगोल क्या करता है, धरातल के बारे में जो भी जानकारी अपने को देता है वो शब्दों के रूप में, मतलब किसी भी जानकारी के जो भी अपन शब्द जो भी पढ़ रहे हैं मान लो, शब्दों के रूप में जानकारी अपने को देगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शब्दों के साथ में अपन को डायग्राम, मैप्स में समझा के देता है कि ये कोई सीमा है, यहाँ पर ये चीज़ विशेष रूप से निकल रही है, जिसका जैसे अपन अध्ययन करते आए हैं पिछली अपने सारी क्लासों में मानचित्र का उपयोग होता है। अब की बार नहीं हो रहा है, होगा आगे होगा, लेकिन बहुत कम है। इस में अपने अगर कंपेयर करें तो थॉट वाले पेपर में मानचित्र बहुत कम बनेंगे। और चिन्हों, कुछ सिंबल्स उपयोग में लेता है, जिसे अपन सिंबल दर्शाते हैं मानचित्रों में, उनका उपयोग करता है। तो इनके द्वारा जो वास्तविक जानकारी है उसको अपने को अवगत करवाता है। क्योंकि देखिए अपन या तो प्रत्यक्ष रूप से जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसे अपन ने पिछले साल रीजनल ज्योग्राफी पढ़ी थी तो उसमें अपन ने देखा था कि एशिया में कहाँ पर कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, यूरोप में क्या स्थिति है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियाँ हैं। ठीक है, अमेरिका की पढ़ी थी, ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा था। तो यहाँ क्या है, या तो अपने पास ये है कि अपन प्रत्यक्ष रूप से जाके देखें, और अगर प्रत्यक्ष रूप से अपन नहीं जा सकते तो वो क्या है, मानचित्र अपने सामने आ जाएगा, तो अपने दिमाग में छवि बन जाएगी कि हाँ इस प्रकार से ये है। चिन्ह हो गए, पर्वत किस प्रकार का, तो पर्वत का सिंबल बना दिया, क्योंकि सारी जानकारियाँ शब्दों में देना संभव नहीं है। तो अनेक रूपों में जो वास्तविक जो ज्ञान है उसको इस प्रकार से भूगोल उपलब्ध करवाता है कि उसकी एक बिंब उसका जो है वो अपने दिमाग में बन जाता है। तो अपन को ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपन वास्तविक रूप से वहाँ घूम के आए हैं और वहाँ का अपन ने अध्ययन किया है। जैसे अपन बात करें तो अपन जैसे भौगोलिक सर्वेक्षण होता है अपने, अब उस भौगोलिक सर्वेक्षण में अपन किसी गांव में जाके वहाँ की वास्तविकता को देख के उसका अपन रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो वो क्या है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन अगर मान लो बहुत बड़े क्षेत्र का अपन को जानकारी लेनी है, जैसे पूरे एशिया की लेनी है, तो क्या अपन पूरे का घूम के ले सकते हैं? संभव नहीं है इस स्तर पर। तो इसी स्थिति में क्या होता है, भूगोल ये जो अपने तरीके से मानचित्रों, चिन्हों, शब्दों, इन चीज़ों के द्वारा अपने को वास्तविक जानकारी हैं वो उपलब्ध करवा देता है, जिससे अपन को लगभग उस चीज़ के बारे में पूरा आइडिया है वो हो जाता है। तो ये भूगोल का एक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट उद्देश्य इसका ये है कि प्रकृति की जो एकता है उस पर ये बल देता है। मतलब प्रकृति के बारे में सटीक और सही जानकारी उपलब्ध करवा देता है अपन को कि प्रकृति
किस प्रकार की है, प्रकृति में अगर अपन छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति अपने को किस प्रकार का वापस रेस्पॉन्स करती है, अपन इसका ध्यान रखते हैं तो ये किस प्रकार से रेस्पॉन्स करती है। और प्रकृति संपूर्ण रूप में अगर देखा जाए तो एक ही इकाई है, इसमें अगर अपन कहीं पर भी छेड़छाड़ करेंगे तो उसका अपन को कहीं ना कहीं दूसरी जगह उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ये जानकारी अपन को कौन देता है? भूगोल। ठीक है। नेक्स्ट, भौगोलिक तथ्यों को सरल ढंग से प्रस्तुत करना, मतलब जितने भी भौगोलिक तथ्य जो भी है, कहीं पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झरने, बंदरगाह, जो भी चीज़ है उनको एकदम सरल ढंग से प्रस्तुत करने का काम कौन करता है? भूगोल करता है, जो किसी भी रूप में चार्ट है, मॉडल है, ग्राफ है, मैप है, डायग्राम्स है, इनके द्वारा वो अपने को उपलब्ध करवाता है जानकारी। नेक्स्ट है, धरातल के विभिन्न भागों जो क्षेत्रीयता के रूप में बड़े या लघु रूप में विकसित हुए हैं का वातावरणीय दृष्टि से अध्ययन करना। देखिए, धरातल पर जो भी भूभाग अपन देख रहे हैं उनको अपन अगर छोटे या बड़े क्षेत्रों में बांट देते हैं कि कोई क्षेत्र बड़ा है, कहीं मैदानी भाग है तो बड़ा होगा, पर्वत है तो छोटे क्षेत्र में फैले हुए हैं, पठार है तो कितने में फैले हैं, उनको अगर अपन डिवाइडेशन कर देते हैं कि छोटा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, तो इनका डिवाइडेशन करना और साथ में इन चीज़ों का वातावरणीय दृष्टि से, मतलब उनके वातावरण में क्या क्या फ़र्क है, कौन सा क्षेत्र मानव के लिए किस रूप में ज़्यादा उपयोगी। जैसे अपन देखें तो भारत में जो समतल मैदान है, बड़ा प्रदेश है, और वातावरणीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रत्येक क्रियाओं के ये अनुकूल है। तो ये जानकारी अपन को किससे मिल रही है? भूगोल ही उपलब्ध करवा रहा है। इसी प्रकार से अपन देखें तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है, वहाँ पर क्या है, समतल मैदान से अपन अगर कंपेयर करें तो वो क्षेत्र एक अलग प्रकार का है, वहाँ की दशाएं अलग प्रकार की है। तो ये जानकारी अपन को किससे मिली? भूगोल के द्वारा। इसी प्रकार से अगर देखें राजस्थान में अपन देखें तो राजस्थान का लगभग 61.11% जो भाग है वहाँ पर मरुस्थल फैला हुआ है। जानकारी कौन दे रहा है अपन को? भूगोल ही दे रहा है। और उस 61.11% भाग को भी फिर कुछ उपभागों में विभाजित किया गया। महान मरुस्थल है, लघु मरुस्थल है, बांगर प्रदेश है, फिर बांगर प्रदेश में गग्गर का मैदान है, शेखावाटी या तोरावाटी बेसिन है, नागौरी उच्च भूमि है, लूणी बेसिन है। तो इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी कौन दे रहा है अपन को? भूगोल दे रहा है। तो ये भूगोल अपन को इन चीज़ों का ज्ञान करवा रहा है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। तो अब देखिए आगे, अगला क्या है? धरातल पर विद्यमान जैविक और अजैविक तत्वों का अध्ययन करना, मतलब धरातल पर जितने भी जैविक तत्व हैं, जीव जंतु, मानव, ये सारे पादप वगैरह जो भी जिनमें जीव हैं उनकी भी अपन को जानकारी सारी उपलब्ध करवाता है। जो निर्जीव वस्तु हैं उनकी भी अपन को जानकारी उपलब्ध करवाता है। जैसे भूगोल में अपन क्या पढ़ते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, मानव समुदाय कितना है, जनजातियाँ कौन सी निवास कर रही है, जीव कौन कौन से निवास कर रहे हैं, अपन पढ़ते हैं पर्यावरण भूगोल में, बायोजियोग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो ये जैविक तत्वों का हो गया। फिर अजैविक में, निर्जीव तत्वों में अगर अपन देखें तो कहाँ कौन कौन से संसाधन निकल रहे हैं, पर्वत, पठार, मैदानों की क्या क्या स्थिति, ये सारी जानकारी अपन को कौन दे रहा है? भूगोल ही दे रहा है। फिर विभिन्न प्रकार के भौगोलिक संसाधनों की पहुंच मानव जगत के लिए उपलब्ध करवाना, मतलब जितने भी भौगोलिक रूप से जो संसाधन पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं इनके बारे में जो जानकारियाँ हैं वो मानव को देना। कौन सा संसाधन कहाँ किस मात्रा में है, कैसे उसको निकाला जाना चाहिए, क्या इसका उपयोग है, तो ये सारे अपन को कौन उपलब्ध करवा रहा है? जानकारियाँ भूगोल ही करवा रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो संसाधनों के उपयोग का पोषणीय रूप में विकसित करना। पोषणीय रूप विकसित करने से मतलब ये है कि देखो, मानव ने एक समय ऐसा रहा है, अपन ये सब मानते हैं कि जब प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों का अपन ने बहुत ही अंधाधुंध गति से दोहन किया है। उदाहरण दूर नहीं जाके अपन यहाँ लोकल ही देख लें तो आज अपने यहाँ क्या है, अधिकांश जो अपने क्षेत्र है वो डार्क जोन में आते हैं। यहाँ भूमिगत जल की कमी है। हालांकि हमेशा से ही यहाँ पानी की कमी रही है, लेकिन क्या जो आज जो स्थिति है वो पहले थी? नहीं थी। क्यों? क्योंकि बीच में अपन ने क्या किया, कुछ सालों के लिए अपन ने अपने निजी फ़ायदे के लिए जो भूमिगत जल है उसको बहुत बड़ी मात्रा में अपन ने उसका दोहन कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए भूगोल अपन को क्या जानकारी देता है कि संसाधनों का उपयोग पोषणीय रूप में किया जाए, कि अपन उनका उतना ही उपयोग करें कि जितना अपने बहुत नेसेसरी है, बहुत आवश्यक है, कि अपना उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो ये क्या है? पोषणीय विकास है। इस पोषणीय रूप से इससे क्या होगा, आने वाले समय के लिए उस चीज़ की कमी नहीं होगी,
और अगर अपन जितनी उपयोग में ले रहे हैं उसकी कुछ मात्रा में भी वापस अगर बन रही है, रिकवर हो रही है, तो वो एक लंबे समय तक चलता रहेगा और साथ में अपन इस चीज़ का कोई ना कोई विकल्प ढूंढ लेंगे। तो ये भूगोल इसके बारे में अपन को जानकारी उपलब्ध करवाता है। आगे है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्षेत्रीय जैविक अध्यात्म की पहचान करना। मतलब देखिए यहाँ ये लाइन कुछ ऐसी है कि प्राकृतिक रूप से मतलब प्रकृति ने अपने आप जो चीज़ जहाँ विकसित की है उसमें कुछ क्षेत्रीय आधार पर, कुछ स्थानीय आधार पर जो जीव पाए जाते हैं उनमें उस स्थान विशेष को लेकर एक अलग ही लगाव होता है, एक भावनात्मक लगाव अपन जिसको कह सकते हैं। तो उसकी पहचान करना, जैसे कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियाँ कुछ विशेष प्रकार के क्षेत्रों में ही निवास करती है या वहीं पर रहना पसंद करती है, जिसमें मानवीय भी हो सकती है, जानवर जीव भी हो सकते हैं। तो ये सारी जानकारी अपन को कौन उपलब्ध करवाता है? भूगोल। ये तो हो गया इसका उद्देश्य। अब अपन देखिए महत्व या प्रासंगिकता की ही इसी में बात कर लेते हैं। चीज़ दोनों लगभग सेम ही है, ये बात आ गई, आप ये नोट कर लीजिए, ये दोनों में अपने काम आ जाएगी, लेकिन अपन मौखिक रूप से बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर अपन एक बात सोचें कि अपन भूगोल का अपने लिए क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, अपन भूगोल को क्यों पढ़ते हैं, तो ये उद्देश्य तो ये अपने पास आ गए, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो भूगोल क्या करता है? भूगोल अपने को स्थानीय स्तर पर जो सूचनाएं वो एकत्रित करने में सहायता करता है, ये अपने लिए इसका महत्व है। अपन किसी भी प्रकार की योजना बनाते हैं, कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, कोई मानचित्रण करते हैं या किसी भी प्रकार की तकनीक अगर कहीं लगाते हैं तो उसके लिए सूचनाएं कौन उपलब्ध करवाता है अपने को? भूगोल। ये अपने लिए इसका महत्व है। फिर इसके अलावा अगर किसी स्थान विशेष पर कोई लोग निवास कर रहे हैं, वहाँ का भौतिक पर्यावरण कैसा है, तो उसके बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी अपन को कौन देगा? भूगोल देगा। तो ये भी अपने लिए इसका महत्व है। अगर ये नहीं होगा तो अपने को जानकारी नहीं मिलेगी। इसके अलावा धरातल पर पर्यावरण और जो क्षेत्र विशेष का एक समुदाय है उनके मध्य के संबंधों का विश्लेषण अगर अपन को करना है तो वो जानकारी भी अपन को भूगोल ही उपलब्ध करवाएगा, उसके बिना अपने पास वो जानकारी नहीं आ सकती है। इसके अलावा कोई क्षेत्र विशेष है या कोई स्थान है, उनकी क्या भौतिक विशेषताएं हैं, वहाँ पर किस प्रकार के फिजिकल फीचर्स है, ये जानकारी भूगोल ही देगा। अगर जानकारी लेनी है तो इसी का अपन को सहारा लेना पड़ेगा। वहाँ जो मानव समुदाय निवास कर रहा है उसकी खुद की क्या विशेषताएं, भूगोल से इसकी जानकारी मिलेगी अपन को। इसके अलावा पृथ्वी की कुछ जो विशिष्टताएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, अपने को कोई जानकारियाँ नहीं है, उनके बारे में भी जानकारी अपन को भूगोल ही देगा, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति किस प्रकार की है, वहाँ के लोगों का अनुभव ज्ञान कैसा है, ये भी अपन को भूगोल से पता चल जाता है कि वहाँ पर जो निर्माण हो रखा है, जो सांस्कृतिक तत्व अपन देख रहे हैं, वहाँ से उनका आइडिया अपन को लग जाता है। तो ये भूगोल का महत्व है अपने लिए। इसके अलावा पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार के जो तंत्र पाए जाते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र देख सकते हो अपन, या अन्य प्रकार की जो तंत्र अपन देखते हैं, जलीय तंत्र है, ये भी अपन जानकारी कौन देता है अपन को? भूगोल उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा पृथ्वी तल पर जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं, वितरण है, प्रवास जो पाए जाते हैं, इनका अलावा कहीं कोई संस्कृति विकसित हो रही है, संस्कृति का वितरण कैसा है, उसकी क्या अपनी विशेषताएं हैं, और क्या किन क्षेत्रों में मानवीय आदान प्रदान होता है, परिवहन व्यापार है, ये सारी चीज़ें हैं। इनके बारे में अपन को अगर जानकारी लेनी है तो ये भूगोल अपने को उपलब्ध करवाता है। तो ये भूगोल का अपने लिए महत्व है। इसके अलावा जितने भी संसाधन हैं उनके बारे में सारी उपयोग की, उनके वितरण की, उनकी महत्व की सारी जानकारी अपन को भूगोल ही उपलब्ध करवाता है। तो आज के लिए अपना टॉपिक भूगोल का उद्देश्य और इसकी प्रासंगिकता समाप्त हुआ। अब अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।